मैंने दुर्योधन के पीछे दौड़ लगा दी। झील वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी, लेकिन मैंने दुर्योधन को 50 गज से आगे नहीं जाने दिया। झाड़ियों से अटे पथरीले रास्ते पर दौड़ना भी मुश्किल हो रहा था। 50 गज आगे जाकर दुर्योधन दाईं तरफ मुड़ गया। उसका रुख रोशनियों की तरफ था। दौड़ने के साथ साथ वो मदद के लिए चीख भी रहा था, लेकिन फिर मैंने न तो उसे चीखने का मौका दिया और न ही भागने का। मैंने दूर ही से उस पर छलांग लगा दी और उसे साथ लेता हुआ झाड़ियों में गिरा। दुर्योधन ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दोबारा छाप लिया और उसके सर पर घूंसे बरसाने लगा, लेकिन वो एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया। वो मुकाबला करने की बजाय भागने की कोशिश में था। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। अगर चाहता तो मुझे ज़ेर करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वो बुज़दिल था। और मेरा तजुर्बा ये था कि दुर्योधन जैसे जालिम और सफाक लोगों की ताकत उनके गुर्गों में होती है, जो उनके गिर्द हिसार कायम किए रहते हैं। वो अपने आप में कुछ नहीं होते। किसी के काबू में आ जाएं तो या तो भागने की कोशिश करते हैं या उसी तरह बिलबिलाते हैं। राधा भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। ये वही पिस्तौल था जो गुज़श्ता रात संपत से छीना था। मैंने अपना पिस्तौल जेब में डाल दिया था और दुर्योधन की मुरम्मत खाली हाथों से ही कर रहा था। दुर्योधन एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया। उसने मेरे मुंह पर जोरदार लात भी मार दी थी। मैं कराहता हुआ नीचे गिरा, लेकिन दुर्योधन को भी भागने का मौका नहीं मिल सका था। राधा ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसकी टांग में टांग फंसा दी। वो मुंह के बल गिरा और राधा ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। इस दौरान मैंने उठकर दुर्योधन को छाप लिया। राधा ने हाँफते हुए कहा, इसे वहीं ले चलो, राम मंदिर में। मैंने कहा, क्या वाकई यहाँ कोई मंदिर है? राधा ने कहा, हाँ, उधर एक टूटा फूटा सा मंदिर है। ये भी उसके बारे में जानता है, इसीलिए तो खामोशी से इस तरफ आ गया था। मैंने करीब वाक़ एक कॉटेज की तरफ इशारा करके पूछा, और वो कॉटेज जहां मेरी लुगाई इस राक्षस के कब्जे में है? राधा बोली, चलो उसी कॉटेज में ले चलो, वो ज्यादा करीब है। मैं दुर्योधन को धक्के देने लगा। लड़ाई के दौरान मेरी पगड़ी मेरे गले का हार बन गई थी। मैंने उसे समेट कर मफलर की तरह गले में लटका लिया। वो कॉटेज ज्यादा दूर नहीं था। मेरा ख्याल था कि अगर वहां कोई मौजूद हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन राधा का ख्याल था कि कॉटेज खाली होगा। एक तो सीजन खत्म हो रहा था और दूसरे पिछले चंद रोज से यहाँ कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि सैरो तफरी के लिए दूसरे शहरों से आए हुए लोग भाग रहे थे। राधा का ख्याल दुरुस्त निकला। कॉटेज खाली था और तारीकी में डूबा हुआ था। हम दुर्योधन को एक ऐसे कमरे में ले आए जिसकी रोशनी झील की तफरी गाह से नहीं देखी जा सकती थी। रोशनी में दुर्योधन का जायजा लेते हुए मैं मुस्कुरा दिया। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, नाक से खून बह रहा था। वो खूंखार नजरों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देख रहा था। मेरी तरफ देखते हुए बोला, इसमें शुबा नहीं कि तुम बहुत बहादुर और बहुत चालाक हो, लेकिन अब तुम बचकर नहीं जा सकोगे। मेरे आदमी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले होंगे। मैं चौंक गया। कहा, तुम्हारे आदमी? क्या उन्हें सपना आएगा कि तुम यहाँ हो? दुर्योधन बोला, मुझसे ये हिमाकत जरूर हुई थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं जितना तुम समझते हो। राधा के साथ क्लब से निकलने से पहले मैंने अपने आदमियों को हिदायत कर दी थी कि वो अपनी गाड़ी की बत्तियां जलाए बगैर फासला देकर हमारा ताक़ुब जारी रखें। अपने साथ सिर्फ एक आदमी इसलिए लिया था कि कहीं राधा या वो आदमी रुक न जाए जिसे वो साथ ले जाना चाहती थी। काश मैं तुम्हें रास्ते में ही पहचान लेता तो अब तक तुम नर्क में पहुंच चुके होते। वैसे भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी हिम्मत की दाद नहीं दोगे कि किस खूबसूरती से तुम्हें क्लब से निकाल लाई। दुर्योधन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद तो मेरे आदमी देंगे जो यहाँ पहुंचने ही वाले हैं, और वो दाद ऐसी होगी कि आइंदा तुम ख्वाहिश नहीं करोगी। राधा ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दुर्योधन के मुंह से कराह सी खारिज हो गई। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने अपने आदमियों के बारे में बता दिया दुर्योधन, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इतना वक्त मिल जाएगा कि तुमसे अपनी बात मनवा सके। अगर तुम शराफत से मेरी बातों का जवाब दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत आसान बना दूंगा। बसूरत दीगर तुम उस मौत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, नागराज कहाँ है? दुर्योधन के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। बोला, नागराज हमारा बदतरीन दुश्मन होने के बावजूद अब वो हमारा हीरो है। इसमें शुबा नहीं कि हम उसे तुम्हारे हाथों कत्ल करवाना चाहते थे, लेकिन तुमने कैंप को तबाह करके हमारी आपस की दुश्मनी मिटा दी है। वो कैंप तुम्हारे देश में तबाही फैलाने के लिए इंसानी बम तैयार कर रहा था जो तुमने तबाह कर दिया। इससे हमारा जाती नहीं हमारे देश का नुकसान हुआ है, और हम अपने देश का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने फैसला किया है कि अपनी जाती दुश्मनियां खत्म करके नागराज का साथ दिया जाए। मैंने कहा, और नागराज शायद किसी और मंसूबे पर काम कर रहा है। दुर्योधन ने कहा, हाँ, और वो मंसूबा इस कैंप से भी ज्यादा खौफनाक है। कैंप की सरगर्मियां बहाल करने में शायद कई महीने लग जाएं, मगर नागराज के नए मंसूबे पर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगेंगे। मैंने कहा, लेकिन शायद तुम लोगों की ये हसरत पूरी ना हो सके।
तुम देख चुके हो कि मैंने किस तरह तुम लोगों की जड़ें खोखली कर दी हैं। मैंने फैसला किया है कि उस वक्त तक माउंट अबू से नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ अपने देश के खिलाफ होने वाली साजिशों को कुचल न दूं। तुम देखोगे कि जिस तरह मैंने दहशतगर्दी का कैंप तबाह किया है, उस तरह नागराज का दूसरा मंसूबा भी नाकाम बना दूंगा। उसके तैयार किए हुए जहर से उसको ऐसे झटके दूंगा कि कोई दूसरा ऐसी कोई चीज तैयार करने की हिमाकत नहीं करेगा। दुर्योधन हकला गया। तुम जानते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं नागराज के उस जहर का तजुर्बा उसकी मौजूदगी में रवि पंडित पर कर चुका हूँ। नागराज की किस्मत अच्छी थी जो उस वक्त मेरे हाथ से बच गया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका तैयार किया हुआ जहर उस पर इस्तेमाल करूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कहाँ छुपा बैठा है। दुर्योधन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताऊंगा। दुश्मन और तमाम तर नफरत के बावजूद हम उसकी सुरक्षा करेंगे। मैंने कहा, अपनी सुरक्षा तो तुम कर नहीं सके, उससे क्या बचाओगे? मैं तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड की मोहलत दे रहा हूँ। इस दौरान अगर तुमने जबान न खोली तो फिर मेरे हाथ हरकत में आ जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर अचानक ही मेरा हाथ हरकत में आ गया। दुर्योधन के मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ इस कदर भरपूर था कि वो चकरा कर रह गया। उसके होंठों से खून की हल्की सी धार बह निकली थी और फिर मैंने उसे संभलने का मौका न दिया। मैं फुटबॉल की तरह उस पर ठोकरें बरसाता रहा। वो बिलबिलाता हुआ फर्श पर इधर उधर लुढ़कता रहा। दुर्योधन वाकई बहुत ढीठ और सख्त जान साबित हुआ था। इतनी मार किसी जानवर को पड़ती तो वो भी इंसानों की तरह बोलने लगता। मैं उसे छोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। मेरा सांस फूला हुआ था। मैंने राधा को इशारा किया और उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। कॉटेज रास्ता था। मैं दूसरे कमरे में बत्ती जलाए बगैर टटोलता हुआ किचन की तरफ आ गया और बत्ती जलाकर पुरतजस्सुस नजरों से इधर उधर देखने लगा। मुझे जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई। मैंने वो छुरी उठाई, अंगूठे से उसकी धार को आजमा कर देखा और वापस उसी कमरे में आ गया। दुर्योधन अब भी फर्श पर पड़ा था और राधा उस पर पिस्तौल ताने खड़ी थी। दुर्योधन उससे कुछ कह रहा था। मुझे देखकर खामोश हो गया। मैंने सवालिया निगाहों से राधा की तरफ देखा। कहा, क्या कह रहा था? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हिंदुस्तान की मलिका बनाने की बात कर रहा था। शर्त यह है कि मैं तुम्हारी बजाय उसका साथ दूं। मैं छुरी की धार पर उंगली फेरते हुए दुर्योधन के करीब आ गया। मेरे हाथ में छुरी देखकर उसकी आंखों में खौफ उभर आया। मैंने कहा, बात यह है दुर्योधन कि हरीफ मुकाबला न करे तो मुझे लड़ाई का मजा नहीं आता। मुझे तुमसे जोरदार मुकाबले की तवक्को थी, मगर तुम बिल्कुल फुसफुसे निकले। अब मैंने एक और फैसला किया है। मैं उसके करीब बैठ गया। कहा, मामला यकतरफा हो तो क्यों ना उससे भरपूर फायदा उठाया जाए। अब मैं इस छुरी से तुम्हारी बोटियां काटूंगा और उस वक्त तक तुम्हारे शरीर को काटता रहूंगा जब तक तुम जबान नहीं खोलते। उसकी आंखों में खौफ कुछ और भी गहरा हो गया। बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मुझे कौन रोक सकता है। यह कहकर मैंने उसकी टांग पर वार कर दिया। दुर्योधन चीख उठा। छुरी तकरीबन 2 इंच के करीब उसकी रान में पैवस्त हो गई। मैंने 1-2 हल्के हल्के झटके दिए और फिर एक जोरदार झटके से छुरी को बाहर खींच लिया। खून की धार बह निकली। दुर्योधन दोनों हाथों से टांग पकड़े फर्श पर लौटने लगा। मेरे हलक से गुर्राहट निकली। मैं जो कहता हूँ उस पर अमल भी करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा कि तुम्हारी आत्मा आइंदा 7 जन्म तक भी मेरे नाम से कांपती रहेगी। दुर्योधन चीखा, नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने उसकी दूसरी टांग पर वार किया और फिर तो गोया मुझ पर दीवानगी सी तारी हो गई। मैं उसकी दोनों टांगों से छुरी पर वार करता रहा और वो चीखता रहा। उसकी टांगों से बहने वाला खून फर्श को दागदार करता रहा। आखिर में मैंने हाथ रोक लिया और उसकी टांग पर टांग रख कर खड़ा हो गया। मैंने उस पर झुकते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे सीने की खाल उधेड़ूंगा। दुर्योधन के मुंह से मुर्दा सी आवाज निकली। बोला, ठहरो ठहरो, बताता हूँ। मैं एक कदम पीछे हट गया। कहा, गुड, अगर पहले ही फैसला कर लेते तो तुम्हें इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। अब जल्दी से बताओ, नागराज कहाँ है और उसके साथ कौन कौन है? दुर्योधन ने रुक रुक कर कहा, वो गोपाल के बंगले पर है। उसके साथ गोपाल, बेला और शंकर थे, मगर तुम आसानी से उस तक नहीं पहुंच सकोगे। मैंने कहा, यह मेरा दर्द सर है, तुम बताओ गोपाल का बंगला कहाँ है? तभी राधा की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। बोली, नाची, जल्दी करो, किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है। गाड़ी के इंजन की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। दुर्योधन ने जब ये कहा कि उसके आदमी यहाँ पहुंचने वाले हैं तो मैं उसे गलत समझा था, लेकिन अब यकीन कर लेना पड़ा कि उसने गलत नहीं कहा था। उसके आदमी शायद किसी वजह से पीछे रह गए थे और अब इस तरफ आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में नटवर सिंह की लाश और दुर्योधन की कार भी देख ली होगी। दुर्योधन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम लोग नहीं बच सकोगे। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी आवाज खासी कमजोर हो गई थी। फिर बोला, और तुम्हारा जो हशर होगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, मेरा हशर देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे।
ये कहते हुए मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और एक लम्हा जाया किए बगैर उसकी खोपड़ी पर गोली चला दी। दुर्योधन इस मर्तबा मुंह से आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई थी। मैंने राधा का हाथ पकड़ा और दौड़कर कमरे से बाहर आ गया। गाड़ी के इंजन की आवाज कुछ वाजे हो गई थी। हम कॉटेज के ऊपर से घूमकर दाईं तरफ आ गए। मैंने राधा को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर दूसरी तरफ झांकने लगा। वो गाड़ी तकरीबन 200 गज दूर थी। उसके हेडलैंप्स बुझे हुए थे और वो तेजी से इस तरफ आ रही थी। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। झील का किनारा भी वहां से तकरीबन 200 गज दूर था। उस तरफ जाना मुनासिब नहीं था। मैंने राधा का हाथ पकड़ा और दौड़ता हुआ कॉटेज के दूसरी तरफ आ गया। उस तरफ झाड़ियां थीं और कुछ आगे टीला नुमा छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। यहाँ से हमें किसी तरफ निकलने का मौका मिल सकता था। हम दौड़ते हुए ऊंची झाड़ियों में एक पत्थर के पीछे रुक गए। वो गाड़ी कॉटेज से तकरीबन 50 गज के फासले पर रुक गई थी। 3 आदमी कार से उतरकर कॉटेज के दरवाजे की तरफ दौड़े। उस तरफ आते हुए उन्होंने शायद फायर की आवाज सुन ली थी। कॉटेज के करीब पहुंचकर एक तो सामने के रुख से आगे बढ़ने लगा, एक दाईं तरफ चला गया और दूसरा बाईं तरफ। इस तरह वो कॉटेज को घेरे में लेकर आगे बढ़ रहे थे। मेरे जहन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा। मैंने गौर से कार की तरफ देखा। उसमें कोई और नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि वो सिर्फ 3 ही आदमी थे। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की रहा था। अगर हम उस कार तक पहुंच जाएं तो आसानी से यहाँ से फरार हो सकते हैं। राधा ने कहा, चांस तो है। और फिर हम बड़ी एहतियात से झाड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। अंदेशा इस बात का था कि अगर हमारे कार तक पहुंचने से पहले उन्होंने दुर्योधन की लाश दरियाफ्त कर ली तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो कार हमसे सिर्फ 10 गज के फासले पर रह गई थी। आगे झाड़ियां नहीं थी। मैंने राधा को वहीं रुकने का इशारा किया और उठकर तेजी से दौड़ता हुआ कार तक पहुंच गया। वो 3 आदमी कॉटेज में दाखिल हो चुके थे, इसलिए मैं किसी की नजरों में नहीं आया था। 1 मिनट बाद राधा भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। कार के आगे वाले दोनों दरवाजे खुले हुए थे। मैं स्टीयरिंग के सामने बैठ गया और राधा दूसरी सीट पर। पहली मर्तबा चाबी घुमाते ही इंजन स्टार्ट हो गया और फिर उसी लम्हे कॉटेज के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दुर्योधन की लाश दरियाफ्त कर ली थी और गालिबन कार के इंजन की आवाज भी सुन ली थी। उसके साथ ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने इंजन को गियर में डालकर एक झटके से क्लच छोड़ दिया और उसके साथ ही स्टीयरिंग घुमा दिया। कार एक जोरदार झटके से उछली और फिर उसी लम्हे फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। हम दोनों नीचे झुक गए थे। कई गोलियां कार की डिक्की में लगीं और एक गोली पिछली विंड स्क्रीन को चीरकर अगली विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई आगे निकल गई। काफी आगे निकल आने के बाद मैं सीधा होकर बैठ गया। हम फायरिंग की रेंज से निकल आए थे। मैं कार को तेजी से दौड़ाता ले गया। दुर्योधन की कार अब भी वीराने में उस जगह खड़ी थी और उससे कुछ फासले पर नटवर सिंह की लाश भी पड़ी हुई थी। राधा ने कहा, अगर हमने कार पर ही शहर जाने की कोशिश की तो हमें घेरने की कोशिश की जाएगी। फायरिंग की आवाज उस तफरीहगाह में किसी होटल या रेस्टोरेंट में सुन ली गई होगी। वो लोग भी पीछे भागे चले आ रहे हैं। यहाँ से आगे किसी जगह फोन कर दिया जाएगा और हमें रास्ते में रोकने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहा, तो फिर क्या किया जाए? ये कार छोड़कर पैदल दौड़ लगा दी जाए? राधा ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। हम इस कार को उन इमारतों के अकब में कहीं दूर छोड़ दें और किसी तरह झील पर कश्तियों के घाट पर पहुंच जाएं। वहां से हमें कोई ना कोई कश्ती मिल जाएगी। हम झील के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं तो वहां हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तजवीज माकूल थी। ये रास्ता तफरीहगाह की इमारत के अकब में 200-300 गज दूर था। मैं कार को मजीद आगे निकाल कर ले गया और फिर उसे रास्ते से हटाकर रोक लिया और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों कार से उतरकर तफरीहगाह की तरफ दौड़ने लगे। उस वक्त रात के 12 बज रहे होंगे, लेकिन उस तफरीहगाह में वाक़े होटलों और रेस्तरानों में रौनक उरूज पर थी। लोग जहां अय्याशी के लिए आए थे और जाहिर है रात भर हंगामे रहते थे। हम उन इमारतों से तकरीबन 100 गज दूर झील के किनारे की तरफ निकले। उस तरफ खुश्की की एक कुशादा पट्टी झील के कुछ अंदर तक चली गई थी, जिस पर बड़ा खूबसूरत लॉन बना हुआ था। उस पट्टी के तकरीबन आखिर में खजूर के 5 दरख्त इस तरह लगे हुए थे जैसे चाको चौबंद पहरेदारों ने आगे जाने का रास्ता रोक रखा हो। अंदर को निकली हुई उस खुश्क पट्टी के किनारे के साथ साथ कश्तियां भी रोकी जाती थी। झील के अंदर कुछ रोशनियां मुतहर्रक नजर आ रही थीं, जिसका मतलब था कि कुछ लोग अब भी कश्तियों पर झील की सैर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हम जिस तरफ आए थे वहां किनारों के साथ साथ 2-3 कश्तियां मौजूद थीं। राधा आगे बढ़ना चाहती थी, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। एक कश्ती उसी किनारे की तरफ आ रही थी। उस पर किसी रॉड पर लटका हुआ एक बल्ब रोशन था। इंजन की फटफट की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कश्ती किनारे के साथ लगकर रुक गई। हम दोनों पौधों की आड़ में दुबक गए थे। एक औरत और एक मर्द उस कश्ती से उतरे और कह लगाते हुए होटल की इमारत की तरफ चलने लगे। कश्ती में एक आदमी रह गया था और वो शायद मल्लाह था। मैंने राधा को इशारा किया और हम दोनों पौधों की आड़ से निकलकर कश्ती के करीब पहुंच गए। वो मल्लाह कश्ती के हुक की जंजीर
जेटी के हुक में फंसा कर लगा रहा था। उसने सर उठाकर हमारी तरफ देखा और हमारे कुछ कहने से पहले ही बोल उठा, अब मैंने नैया बंद कर दी है भैया, सैर को जावत हो तो कोई और नैया देख लो। मैंने पिस्तौल निकालते हुए कहा, हम तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। पिस्तौल देखकर वो शख्स खौफजदा हो गया। अक्लमंद आदमी था। उसने जंजीर का ताला खोल दिया और कश्ती पर सवार होते हुए बोला, बैठो भाया। उसका लहजा बड़ा मुर्दा सा था। हमारे कपड़ों की वजह से वो हमें भी अपने जैसा ही समझा था, इसलिए मुझे बेतकल्लुफी से भाया कहकर मुखातिब किया था। मैंने पहले राधा को कश्ती पर सवार होने में मदद दी और जब मैं खुद सवार हो रहा था तो ठीक उस वक्त होटल की इमारत के दूसरी तरफ ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी थी। साथ ही शोर गूंजने लगा। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो तीनों आदमी रास्ते में खड़ी हुई दुर्योधन की कार पर यहाँ पहुंच गए थे। वो तीनों दौड़ते हुए होटल के सामने वाले रुख पर आ गए और फिर मैंने उन तीनों को होटल में दाखिल होते हुए देखा। उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि हम यहाँ कश्ती पर बैठे हुए हैं। मल्लाह ने कश्ती का इंजन स्टार्ट कर दिया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता किनारे से पीछे हटने लगी और उसके साथ ही साथ उसकी रफ्तार भी बढ़ती चली गई। मल्लाह बेहद खौफजदा था। मैं पिस्तौल लिए उसके सामने बैठा हुआ था। उसके मुंह से अब तक एक लफ्ज भी नहीं निकला था। कश्ती गहरे पानी की तरफ दौड़ती रही। बहुत वसी और अरीज झील थी। करीब तरीन दूसरा किनारा तफरीह गाह के ऐन सामने था। उसका फासला भी 1500 गज से कम नहीं था। उस तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थी, वहीं कॉटेज बने हुए थे और उस वक्त हमें उसी तरफ जाना था। झील के वस्त में पहुंचकर मैंने राधा को इशारा किया। वो उठकर मल्लाह के करीब बैठ गई और उससे छेड़छाड़ करने लगी। मल्लाह बदहवास हो गया। वो मेरी तरफ देखते हुए अपनी सीट पर किनारे की तरफ हटता चला गया। राधा उससे चिपकी जा रही थी। राधा बोली, बड़े नामर्द हो तुम, मुझसे डर रहे हो? मल्लाह हकला कर रह गया, हम शरीफ आदमी हूँ। राधा बोली, शरीफ आदमी? मैं अकेली होती तब भी तू शरीफ होता। राधा ने उसे जोरदार धक्का दिया। मल्लाह के मुंह से चीख निकली और वो झील में गिर गया। राधा कहका लगा रही थी और मल्लाह चीख रहा था, मन्ने बचा ले ओ, मैं तैरन ना जानत हूँ। राधा ने कहका लगाया, बोली, अच्छा है, मछलियां ऐश करेंगी। कश्ती पानी की सतह पर तेजी से दौड़ रही थी। मैं जल्दी से उठकर मल्लाह की सीट पर आ गया और थ्रॉटल संभाल लिया और फिर दूसरे किनारे तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर न लगी। वो पहाड़ी 500-600 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। ढलान भी ऐसी थी कि आसानी से चढ़ा जा सकता था। झाड़ियों और दरख्तों की बहुतायत थी। उस पहाड़ी पर कई कॉटेज थे। सिर्फ 2-3 कॉटेज ऐसे थे जिनमें रोशनी नजर आ रही थी, बाकी तारीकी में डूबे हुए थे। हम उनसे दूर रहकर पहाड़ी पर चढ़ते चले जा रहे थे। राधा बुरी तरह हाँप रही थी। मैं वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मुझे याद आ गया कि जिस कॉटेज के तहखाने में लखन ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया था, वो झील के किनारे पर ही किसी जगह वाक़ था। मैंने राधा को बताया। वो एकदम जैसे चौंक गई। बोली, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हारे कॉटेज तक पहुंचने के लिए पूरे शहर में से होकर जाना पड़ेगा और उस वक्त तक एक बार फिर हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। वो कॉटेज अगर खाली हुआ तो कम से कम आज की रात हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता है। राधा ने कहा, तो फिर मेरे साथ आओ, मुझे मालूम है वो कॉटेज कहाँ है। उस पहाड़ी से उतरकर हमें एक और छोटी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ भी टीलानुमा छोटी छोटी पहाड़ियां थीं, जिन पर उतरते चढ़ते हुए राधा एक बार फिर हाँपने लगी, लेकिन वो रुके बगैर मेरे साथ चलती रही और बिलाखिर हम एक जगह रुक गए। उस तरफ से भी सामने झील नजर आ रही थी। पहाड़ी पर मुतअद्दिद कॉटेज भी थे। सिर्फ 2 में रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ देर रुकने के बाद राधा एक बार फिर मेरे आगे आगे चलने लगी और चंद मिनट के बाद रुक गई। उसने तारीकी में डूबे हुए एक कॉटेज की तरफ इशारा किया। वही सामने वाला कॉटेज है।